साल 2005 में एक गैंग था जिसमें 34 लोग थे। उन्होंने ब्राजील के सेंट्रल बैंक में चोरी की और करीब 80 मिलियन ले उड़े। ये ब्राजील की अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती मानी जाती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बैंक का वॉल्ट हाईटेक सिक्योरिटी से घिरा था। कैमरे, सेंसर, अलार्म सब लगे थे। फिर भी ये लोग अंदर पहुंचे, सारा पैसा उठाया और आराम से निकल भी गए। और अलार्म एक बार भी नहीं बचा। पुलिस भी हैरान रह गई, आखिर ये कैसे हो गया। जांच कई सालों तक चलती रही। कुछ चोरों ने बाद में पछतावा किया कि काश इस प्लान में शामिल ना हुए होते। जब पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो पता चला कि पुलिस विभाग के अंदर ही भारी भ्रष्टाचार चल रहा था। अब सवाल उठता है, ये सब हुआ कैसे? 8 अगस्त 2005 सोमवार की सुबह ब्राजील की फेडरल पुलिस को खबर मिली कि फर्टिलाइजर शहर में सेंट्रल बैंक का वॉल्ट लूट लिया गया है। ये सुनकर अफसर चौंक गए, क्योंकि ये बैंक इतना सिक्योर था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां चोरी हो सकती है। जब पुलिस बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि डकैती बेसमेंट में हुई है। उस दिन सोमवार था, वीकेंड के बाद बैंक फिर से खुला था। जब बैंक के लोग बेसमेंट पहुंचे तो देखा कि जमीन में एक बड़ा छेद था। वो छेद एक सुरंग टनल की ओर जा रहा था। ये देखकर सब दंग रह गए। छेद इतना छोटा था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसमें से कैसे जा सकता है। पुलिस का पहला सवाल था, कितना पैसा गया है? बैंक अफसर ने कहा, अभी ठीक से हिसाब नहीं है, लेकिन 100 मिलियन रियाल से ज्यादा तो गया ही है। बाद में जब गिनती हुई तो पता चला कि 164 मिलियन रियाल यानी करीब 80 मिलियन डॉलर चोरी हो गए थे। ये रकम बहुत बड़ी थी। पुलिस वाले वहीं बैठकर सोच में पड़ गए थे कि अब क्या करें। तभी एक पतले दुबले अफसर ने कहा कि वो सुरंग में अंदर जाकर देख सकता है। बाकियों ने मना किया। उन्हें डर था कि अंदर बम हो सकते हैं या शायद चोर अभी भी छिपे हों। लेकिन उस बहादुर अफसर का नाम था इनियास सुब्रेरा। उसने जिद की कि वो जाएगा चाहे कुछ भी हो। इनियास बिना डरे छेद में घुस गया। वो धीरे धीरे रेंगते हुए सुरंग में आगे बढ़ा। सुरंग को लकड़ी की पट्टियों से सहारा दिया गया था। अंदर हवा के लिए पाइप, पंखे और लाइट्स अब भी जल रही थीं। ये सब देखकर इनियास को शक हुआ, क्या चोर अभी भी अंदर है? और अगर हैं तो जरूर हथियारों से लैस होंगे। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो कितना बड़ा खतरा उठा रहा है। डर तो था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बहुत सावधानी से रेंगता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रास्ते में कोई जाल या बम न हो। करीब 1 घंटे तक वो सुरंग में रहा। सुरंग 70 मीटर लंबी थी, लेकिन वो बहुत धीरे और सोच समझकर बढ़ रहा था। आखिर में उसे सुरंग के आखिर में एक सीढ़ी दिखी जो ऊपर जा रही थी। उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और सावधानी से सीढ़ी चढ़ने लगा। ऊपर एक कवर लगा था जिसे उसने धीरे से खोला और अपना सिर बाहर निकाला। चारों ओर देखा कि कहीं कोई चोर तो नहीं है। इनियास अब एक मकान में था। मकान अंदर से बिल्कुल खाली लग रहा था। हर जगह सफ़ेद पाउडर बिखरा था। चोरों ने अपनी उंगलियों के निशान मिटाने के लिए ये डाला था। पूरा घर बिखरा हुआ था। कचरा, कपड़े, औजार सब इधर उधर पड़े थे। खिड़कियों पर लकड़ी की पट्टियां ठोक दी गई थीं ताकि कोई बाहर से झांक ना सके। इनियास ने पूरा घर छान डाला, लेकिन वहां ना कोई इंसान था, ना चोरी का पैसा। इनियास को एक कमरे में रेत से भरे हुए बोरे मिले। ये वही रेत थी जिसे सुरंग खोदते समय बाहर निकाला गया था। जब वो घर की छत पर चढ़ा तो उसने देखा कि ये जगह बैंक से केवल 70 मीटर की दूरी पर थी। उसने तुरंत अपने साथियों को फ़ोन किया और अपनी लोकेशन की जानकारी दी। यही वो घर था जिसके बाहर डकैती के समय एक हरे रंग का बोर्ड लगा हुआ था। ये घर एक आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी के दफ्तर के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन असल में ये सिर्फ एक दिखावा था। इसी घर से इस बड़ी डकैती की कहानी की शुरुआत हुई थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, ये खबर देश भर में आग की तरह फैल गई। अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे सुर्खियों में ला दिया। विदेशी मीडिया ने भी इस पर रिपोर्टिंग की। जब पुलिस ने इस घर का खुलासा किया तो पत्रकारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने पूरे क्राइम सीन की बहुत बारीकी से जांच की। उन्होंने घर, बैंक के बेसमेंट और आसपास की हर जगह को ध्यान से देखा ताकि ये समझा जा सके कि चोरों ने इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया। जांच में जल्द ही ये बात सामने आई कि इस डकैती की योजना और 1 साल पहले साओ पाउलो में हुई बड़ी चोरी में कई समानताएं थीं। वैसे भी साओ पाउलो गैंग्स और डकैतियों के लिए बदनाम शहर था। पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों घटनाओं के पीछे कुछ लोग एक जैसे ही हो सकते हैं, और हो सकता है कि पहली चोरी में शामिल कुछ लोग इस बार भी साथ रहे हों। डकैतों ने इस घर को किराए पर लिया था। उन्होंने इसे बाहर से हरे रंग में रंगा और आधिकारिक रूप से एक नकली कंपनी के नाम से रजिस्टर करवा दिया। ये एक बेहद चालाक तरीका था जिससे वे घर में निकाली गई मिट्टी और रेत को आसानी से छिपा सकते थे। उन्होंने फर्श का एक हिस्सा काटा और उसके नीचे सुरंग बनानी शुरू की। ऊपर से उस हिस्से को वापस ढक दिया गया और कारपेट डाल दी गई, ताकि अगर कोई अचानक घर में घुस भी जाए तो उसे कुछ भी अजीब ना लगे। ये सुरंग लगभग 73 मीटर लंबी थी।
इसे खोदने के लिए उन्होंने कोई भारी मशीन इस्तेमाल नहीं की, बल्कि सिर्फ फावड़े और छेनी जैसे आम औजारों से काम लिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आसपास के लोगों को किसी तरह की आवाज सुनाई ना दे। खोदी गई मिट्टी और रेत को बोरे में भरकर ऊपर खींचा जाता था। सुरंग को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने लकड़ी और स्टील की तख्तियां लगाईं। इस काम में लगभग 900 लकड़ी की पट्टियां इस्तेमाल की गईं। इसके अलावा उन्होंने अंदर हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन ट्यूब लगाई, पंखे लगाए और लाइटें भी फिट की ताकि अंदर काम करते हुए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस सुरंग की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें चोरों ने पानी की पाइपलाइन और फोन लाइन भी डाल रखी थी। पानी का इस्तेमाल काम के दौरान और पीने के लिए किया जाता था। वहीं फोन लाइन से सुरंग में काम कर रहे लोग और ऊपर घर में मौजूद साथी आपस में लगातार जुड़े रहते थे। इस वजह से काम बिना किसी रुकावट के पूरा तालमेल बनाकर चलता रहा। बाद में जो चोर पकड़े गए उन्होंने बताया कि वे शिफ्टों में काम करते थे। हर शिफ्ट में 7 लोग होते थे। काम 24 घंटे चलता था। दिन हो या रात, काम कभी बंद नहीं होता था। इस पूरी प्लानिंग में सबसे बड़ी चुनौती थी निकली हुई मिट्टी को बाहर ले जाना। हर दिन एक ट्रक आता था और मिट्टी से भरे बोरे भर भर कर ले जाया जाता था। लेकिन ये इलाका छोटा था और जब भी ट्रक रोज भारी सामान लेकर निकलता, आसपास के लोग उस घर को शक की नज़र से देखने लगते थे। ये बात चोरों को परेशान करने लगी। उन्हें डर था कि कहीं लोग ज़्यादा शक करने लगे और पुलिस तक बात न पहुंच जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने मिट्टी को घर के अंदर ही जमा करना शुरू कर दिया। एक कमरा भर जाता तो उसे बंद कर देते और दूसरे कमरे में बोरे रखना शुरू कर देते। धीरे धीरे कई कमरे पूरी तरह मिट्टी से भर गए। जब घर के अंदर जगह कम पड़ने लगी तो उन्होंने मिट्टी से भरे बोरे घर के पीछे फेंकना शुरू कर दिए। उन्होंने उसे इस तरह फैलाया कि जमीन बराबर और सामान्य दिखे, लेकिन असलियत ये थी कि घर के पीछे की जमीन अब लगभग 1 मीटर ऊंची हो चुकी थी। सुरंग ज्यादातर सीधी थी, लेकिन बीच में एक जगह पर उसे हल्का सा मोड़ दिया गया ताकि वो सीवर पाइप से टकराए बिना आगे निकल सके। वहां से ये सीधा बैंक के बेसमेंट के नीचे पहुंच गई। सेंट्रल बैंक का बेसमेंट भी अपने आप में खास था। यहाँ बैंक के कर्मचारियों के पास पैसों के भारी भरकम बक्सों को उठाने और इधर उधर रखने के लिए एक बड़ी मशीन थी। ये मशीन नारंगी रंग का एक क्रेन था। तस्वीरों में दिखने वाले ग्रे रंग के खंभे उसी क्रेन के सहारे बने थे। बैंकर्स पूरे दिन इसी क्रेन की मदद से पैसों के बक्सों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। हर बॉक्स का वजन आधे टन से भी ज्यादा होता था, इसलिए उन्हें उठाने के लिए इतना बड़ा क्रेन रखा गया था। ये मशीन दिन भर चलती रहती थी और अक्सर काम खत्म होने पर वहीं छोड़ दी जाती थी। लेकिन उस शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। बैंक बंद करने से पहले क्रेन को ठीक उसी जगह पर छोड़ दिया गया जहां से चोरों ने सुरंग का निकास बनाया था। नतीजा ये हुआ कि क्रेन ने सीधे कैमरों की नज़र को ब्लॉक कर दिया। पुलिस को यह इत्तेफाक बिल्कुल सामान्य नहीं लगा। उन्हें शक हुआ कि कहीं बैंक के ही कुछ लोग इस प्लान में शामिल तो नहीं थे। शायद किसी कर्मचारी को पहले से मिला लिया गया था ताकि क्रेन ठीक उसी जगह खड़ा रहे और सुरंग कैमरों की आंखों से छुपी रह जाए। इस बेसमेंट की डिजाइन में एक और चीज थी जिसने चोरों का काम और आसान बना दिया। दीवार और बक्सों के बीच करीब 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक संकरा रास्ता बचा हुआ था। आम लोगों के लिए यह जगह बेकार थी, लेकिन दुबले पतले चोरों के लिए यही रास्ता छिपकर निकलने का साधन बन गया। उन्होंने सुरंग का छेद भी उतना ही संकरा रखा ताकि वे आसानी से उसमें घुस सकें और कैमरों से बच सकें। बेसमेंट में सिर्फ 6 कैमरे लगे थे। कागजों में ये कैमरे पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए दिखाए गए थे, लेकिन असल में दीवार और बक्सों के बीच कई ब्लाइंड स्पॉट थे। चोरों ने इन्हीं खामियों का पूरा फायदा उठाया। छेद को और छिपाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी कर दी और उस पर लकड़ी का तख्ता डाल दिया। इस तरह कैमरों में कोई भी असामान्य हरकत नजर ही नहीं आई। बैंक में सुरक्षा का एक और बड़ा इंतजाम था, थर्मो एसिक सेंसर, लेकिन चोरों ने इनसे भी बच निकलने का तरीका ढूंढ लिया। सेंसर असल में दीवारों पर लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें ऊंची छत पर लगाया गया था। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से सेंसर ज्यादातर हिस्सों को कवर ही नहीं कर पा रहे थे। ये जानकारी आम लोगों को तो नहीं थी, लेकिन बैंकर्स और गार्ड्स इसे अच्छी तरह जानते थे। यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया। उन्हें लगने लगा कि शायद चोरों को अंदर से मदद मिली थी। पुलिस ने जांच के दौरान ये अनुमान लगाया कि चोर पहली बार शुक्रवार की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच बेसमेंट में दाखिल हुए। यही वो समय था जब बैंकर्स बेसमेंट बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त तक कामकाजी घंटे पूरे नहीं हुए थे और सेंसर भी रात 7 बजे के बाद ही एक्टिव होते थे। यानी उस छोटे से 1 घंटे में जब कर्मचारी बाहर निकल रहे थे और सेंसर अब तक ऑन नहीं हुए थे, चोरों ने मौके का फायदा उठाकर बेसमेंट में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने सबसे पहले सुरंग के छेद को ढक दिया। उसके बाद उन्होंने सेंसर की पकड़ से बाहर मौजूद जगहों और रास्तों की जांच की। इस बात से पुलिस का शक और गहरा हो गया कि चोरों को बेसमेंट की हर बारीकी पहले से मालूम थी। ये जानकारी बिना किसी अंदर वाले की मदद के मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन लाख खोजने के बाद भी पुलिस को कोई पक्का संदिग्ध हाथ नहीं लगा।
डकैती की रात चोर सीधे वॉल्ट तक पहुंचे और पैसों के बंडल बोरों में भरना शुरू कर दिया। वो शुक्रवार की रात थी, इसलिए उनके पास पूरे वीकेंड का समय था। 3 दिन तक बैंक में कोई कामकाज नहीं होना था, मतलब चोरी आराम से चल सकती थी। उन्होंने पैसों के बोरे प्लास्टिक की गाड़ियों पर रखे और रस्सियों से खींचते हुए सुरंग के रास्ते बाहर ले जाने लगे। हर बोरे में लगभग 5,000 रियाल भरे जाते थे, और क्योंकि कुल 164 मिलियन रियाल चोरी हुए, इसका मतलब था कि लगभग 330 बोरे भरे गए। ये रकम और ये संख्या वाकई दंग कर देने वाली थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस घर और नकली कंपनी की जांच की जो चोरों ने बनाई थी। पता चला कि कंपनी का लाइसेंस पाउलो सर्जो नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके आईडी कार्ड पर लगी तस्वीर में वो एक टोपी पहने हुए था। इससे उसकी पहचान करना और मुश्किल हो गया। पुलिस हैरान थी कि व्यापार मंत्रालय ने ऐसी फोटो को कैसे मंजूर कर लिया। यहां तक शक होने लगा कि शायद उसने किसी को रिश्वत देकर ये लाइसेंस निकलवाया था। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो सबने पावलो के बारे में यही बताया कि वो बहुत मिलनसार और हंसमुख इंसान था। वो हर किसी से अच्छे संबंध रखता था। यही वजह थी कि किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, नए नए सुराग सामने आने लगे। जांच में पता चला कि चुराए गए पैसों का कुल वजन लगभग 3 टन था। इतना भारी माल केवल 1 या 2 गाड़ियों से ले जाना मुमकिन ही नहीं था। पुलिस ने तुरंत अनुमान लगाया कि इसके लिए कई गाड़ियों या बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया गया होगा। इसी सुराग के आधार पर उन्होंने कार और ट्रक एजेंसियों की जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में सामने आया कि एक डीलरशिप ने हाल ही में कई ट्रक कैश में बेचे थे। इन ट्रकों की कुल कीमत लगभग 1 मिलियन रियाल थी, और ये सारे ट्रक खरीदे थे एक शख्स ने जिसका नाम था होसे चार्ल्स। वो एक शिपिंग कंपनी का मालिक था। शिपिंग कंपनी के पास ट्रक होना कोई असामान्य बात नहीं थी। अजीब बात यह थी कि चार्ल्स ने अचानक इतने सारे ट्रक एक साथ खरीदे, और वो भी पूरी रकम नकद देकर। आमतौर पर इतनी बड़ी डील बैंक ट्रांजैक्शन से होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ कैश में किया गया। यही बात पुलिस का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। उन्होंने तुरंत चार्ल्स और उसकी कंपनी पर अलग से जांच शुरू कर दी। जब अधिकारी कंपनी पहुंचे तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। वहां के सेक्रेटरी ने बताया कि बॉस चार्ल्स खुद पिछले रविवार को एक ट्रक ड्राइवर के साथ किसी काम पर गया था। उसने ये भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी मिशन था और वे लोग सामान लेकर साओ पावलो जा रहे थे। जैसे ही पुलिस ने साओ पावलो का नाम सुना, उन्हें सब कुछ आपस में जुड़ता हुआ लगा। उन्हें पहले से शक था कि डकैतों में से ज़्यादातर लोग साओ पावलो से आए थे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि साओ पावलो शहर फोर्टालेजा से 3,000 किलोमीटर दूर था, जहां सेंट्रल बैंक की ये डकैती हुई थी। सवाल उठने लगा कि आखिर पुलिस को इतना यकीन क्यों था कि चोर वहीं से आए थे। इसका जवाब उनकी पुरानी फाइलों में छिपा था। दरअसल साल 2004 में, यानी इस डकैती से ठीक 1 साल पहले, साओ पावलो में भी एक बड़ी बैंक डकैती हुई थी। वहां भी चोरों ने बिल्कुल वही तरीका अपनाया था। उन्होंने बैंक तक पहुंचने के लिए एक लंबी भूमिगत सुरंग बनाई थी। यही वजह थी कि अधिकारियों का शक और गहरा गया। उन्हें लगने लगा कि शायद वही गिरोह जिसने साओ पावलो में बैंक लूटा था, वही इस बार सेंट्रल बैंक की डकैती के पीछे भी है। जब ये पता चला कि कंपनी का मालिक चार्ल्स खुद ट्रक ड्राइवर के साथ साओ पावलो गया था, तो पुलिस को लगभग यकीन हो गया कि वो चोरी का पैसा या कम से कम उसका कुछ हिस्सा ले जाने ही गया है। अधिकारियों को ये और भी अजीब लगा कि कोई कंपनी का मालिक एक साधारण शिपमेंट के लिए खुद ट्रक ड्राइवर के साथ क्यों जाएगा। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उस ट्रक का पता लगा लिया। ये एक कार ट्रांसपोर्ट ट्रक था जिसमें गाड़ियां लदी हुई थीं। यही ट्रक साओ पावलो से फोर्टालेजा की ओर जा रहा था। दोनों शहरों के बीच की दूरी 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इसका मतलब था कि सफर कई दिनों का होगा। फेडरल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ट्रक इस वक्त बेलो हॉरिजोनी नाम के शहर में है, जो साओ पावलो और फोर्टालेजा के बीच पड़ता है। पुलिस अधिकारियों का एक दल तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर वहां रवाना हुआ, लेकिन लैंड करने से पहले ही कमांडर को स्थानीय पुलिस से फोन आया। ट्रक खुद ब खुद हाईवे पर बने एक पुलिस स्टेशन में रुक गया है। असलियत ये थी कि ट्रक ड्राइवर को पूरी घटना की कोई जानकारी ही नहीं थी। वो इस साजिश में शामिल नहीं था। उसने तो बस अपने मालिक चार्ल्स का आदेश माना था। वीकेंड पर छुट्टी मना रहे ड्राइवर को चार्ल्स ने अचानक फोन किया और कहा कि एक जरूरी कार शिपमेंट तुरंत पहुंचाना है। ड्राइवर ने छुट्टी बीच में ही छोड़ी और गाड़ियां ढोने निकल पड़ा। लेकिन शुरू से ही उसे ये काम कुछ अजीब लग रहा था। कारें शिफ्ट करना अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया? हैरानी तब और बढ़ गई जब चार्ल्स इस बार खुद ट्रक में साथ जाने पर अड़ गया। ड्राइवर के लिए ये पहली बार था कि मालिक खुद उसके साथ सफर कर रहा था। सफर के दौरान और भी अजीब बातें हुईं। चार्ल्स बार बार कहता कि ट्रक रोको और किसी स्टेशन पर उतरकर पब्लिक टेलीफोन से कॉल करता।
ड्राइवर ये सोचकर हैरान था कि आखिर चार्ल्स अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। एक बार जब ट्रक एक स्टेशन पर रुका और चार्ल्स फोन करने चला गया तो ड्राइवर बाहर निकला और गाड़ियों पर नजर डालने लगा। गाड़ियां बंद थीं, लेकिन खिड़कियों से अंदर झांकते ही उसने फर्श पर रखी नोटों की गड्डियां देखीं। वो दंग रह गया और मन ही मन बोला, ये सारी गाड़ियां जरूर पैसों से भरी होंगी। उसी पल उसने इस पूरे मामले को सेंट्रल बैंक की डकैती से जोड़ दिया, जिसकी चर्चा उस समय मीडिया में हर जगह हो रही थी। ड्राइवर ने बिना देर किए तय कर लिया कि ट्रक को रास्ते में आने वाले पहले पुलिस स्टेशन पर ही रोक देगा। संयोग से पुलिस को पहले से ही इस ट्रक की जानकारी मिल चुकी थी। जैसे ही ड्राइवर स्टेशन पहुंचा, पुलिस ने तुरंत हथियार तान दिए और चारों तरफ से घेर लिया। फौरन फेडरल पुलिस को भी बुला लिया गया। मौके पर ही ट्रक ड्राइवर और चार्ल्स को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उनमें से करीब 60 लाख रियाल बरामद हुए। ये रकम बड़ी थी, लेकिन अगर इसे पूरी डकैती से तुलना करें तो ये बहुत कम थी। याद रहे कि कुल 164 मिलियन रियाल चोरी हुए थे। जांच में जल्द ही ये सामने आया कि चार्ल्स दरअसल मार्को रोज़ेरो का भाई था। मार्को रोज़ेरो साओ पावलो का बड़ा ड्रग तस्कर माना जाता था। पुलिस ने पाया कि चार्ल्स सीधे डकैती की योजना में शामिल नहीं था, उसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का था, यानी ट्रक और सामान की आवाजाही संभालना। उसने ना तो सुरंग खोदने में हिस्सा लिया था और ना ही बैंक में घुसकर चोरी करने में। चार्ल्स ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसे बाकी चोरों की पहचान तक मालूम नहीं थी। वो सिर्फ अपना और अपने भाई का हिस्सा ले जा रहा था। गाड़ियों में जो 60 लाख रियाल मिले वही उसका और उसके भाई का हिस्सा था। पुलिस के सामने उसने ये भी कबूल किया कि पूरे गिरोह में करीब 34 लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से वो केवल अपने भाई को पहचानता था। बाकी लोगों के नाम तक उसे नहीं पता थे। उसने ये भी कहा कि उसका भाई ही उसके और बाकी गैंग के सदस्यों के बीच का मुख्य संपर्क था। जांचकर्ताओं ने जब चार्ल्स को संदिग्ध अपराधियों की कई तस्वीरें दिखाईं तो उसने उनमें से कुछ चेहरों को पहचान लिया। उसने कहा कि ये वही लोग थे जिन्हें उसने पहले भी देखा था। चार्ल्स की पहचान के बाद कुल 10 नाम पुलिस के सामने आए। इनमें चार्ल्स और उसका भाई मार्को तो थे ही, साथ ही पावलो भी शामिल था। वही शख्स जिसने नकली नाम से कंपनी रजिस्टर कराई थी और आईडी कार्ड पर बीनी टोपी पहन रखी थी। असल में पावलो का असली नाम कुछ और था। इन नामों में एक और शख्स था, अलामाओ। ये फर्टालिजा का कुख्यात अपराधी था। उसका रिकॉर्ड कई बड़ी डकैतियों से जुड़ा हुआ था। वो पहले से ही मार्को यानी चार्ल्स के भाई का स्थायी साथी माना जाता था। पुलिस का मानना था कि इस पूरी डकैती का एक मास्टरमाइंड वही था। गिरोह का एक और अहम सदस्य था मोइसेस। वो पहले क्रांडारू नाम की जेल में बंद था, लेकिन साल 2001 में उसने दर्जनों कैदियों के साथ मिलकर जेल से भागने की एक सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था। उस वक्त कुल 53 कैदी भूमिगत सुरंग बनाकर भाग निकले थे। मोइसेस उसी सुरंग का एक्सपर्ट था। सिर्फ 3 साल बाद 2004 में यही मोइसेस साओ पाउलो वाली बैंक डकैती में भी शामिल था। वही डकैती जिसका जिक्र पहले हो चुका है। और अब ये साफ हो रहा था कि मोइसेस ने ही इस नए गिरोह को तैयार किया था। उसने ही ज्यादातर नए सदस्यों को चुना और पूरी योजना का कोऑर्डिनेशन किया। बाद में पुलिस ने यह तथ्य पुष्ट रूप से साबित भी किया, लेकिन शुरुआत से ही मोइसेस उनके मुख्य संदिग्धों में से एक था। अब पुलिस के पास संदिग्धों की एक लंबी सूची थी और कई सबूत भी थे। उनका अगला कदम था इन सब पर कड़ी नजर रखना, ताकि न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा जा सके बल्कि चोरी किया गया पैसा भी वापस मिल सके। ब्राजील में चोरी की सजा बहुत कड़ी नहीं थी। चोर अगर पकड़े भी जाते तो कुछ साल जेल में रहते और फिर बाहर आकर उसी चोरी के पैसों से आराम की जिंदगी गुजार सकते थे। यही वजह थी कि पुलिस की कोशिश सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका असली लक्ष्य था पैसा वापस लाना। जांच में उन्हें एक और अहम सुराग मिला, एक मोबाइल नंबर। पुलिस ने जब उस घर की तलाशी ली जहां से सुरंग निकली थी तो सब कुछ बुरी तरह बिखरा पड़ा था, लेकिन लंबी खोजबीन के बाद एक अफसर को वहां से एक सिम कार्ड मिला। ये सुराग बेहद काम का साबित हुआ। टेलीकॉम कंपनी की मदद से पुलिस ने उस नंबर का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया और फोन कॉल्स को ट्रैक करना शुरू किया। अब वे हर बातचीत सुन सकते थे। इससे इतना साफ हो गया कि चोर अब तक अपने चोरी किए गए पैसों का इस्तेमाल करने से डर रहे थे, ताकि उन पर शक ना हो। कुछ ही देर में पुलिस ने उस नंबर के मालिक की पहचान कर ली। उसका नाम था एंटोनियो एडिमर। उसके खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद था। पुलिस को उसका सही ठिकाना तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि वो बोयाजिम नाम के इलाके में रहता है। फेडरल पुलिस ने एंटोनियो की पूरी फाइल निकाली और उसकी सही लोकेशन खोजने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें एक और कॉल सुनने को मिली, और ये कॉल पहले से कहीं ज्यादा अहम थी। उस कॉल में एंटोनियो एक औरत से बात कर रहा था जो शायद उसकी असिस्टेंट थी। उसने उससे कहा कि बहुत बड़ी संख्या में रबर बैंड खरीदो।
पुलिस ने तुरंत अंदाजा लगाया कि इनका इस्तेमाल पैसों के बंडल बनाने के लिए हो रहा था। यानी चोर चोरी किए गए नोट गिन रहे थे, उन्हें बराबर हिस्सों में बांट रहे थे और रबर से बांध रहे थे। इसी बीच दूसरी टीम ने एंटोनियो की लोकेशन ट्रेस कर ली। पता चला कि वो उसी इलाके में मौजूद एक लाल रंग के घर में है। अफसरों ने तुरंत एक रणनीति बनाई। वे आम नागरिकों का भेष धारण करके उस घर के सामने वाली गली के एक कैफे में बैठ गए और दूर से उस घर पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद घर से 2 आदमी बाहर निकले। कैफे में बैठे अधिकारियों ने देखा कि उनमें से एक आदमी उन्हें लगातार घूर रहा है, जैसे उसे शक हो गया हो। पुलिस वालों को लगा कि शायद उनकी पहचान खुल गई है। उन्होंने तुरंत कार्यवाही की। बंदूकें निकालकर दोनों आदमियों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया। उसी वक्त बैकअप टीम भी पहुंच गई और पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा उम्मीद थी, घर के अंदर चोरी किए गए पैसों का बड़ा हिस्सा मिला। दीवारों के पास बैग्स और बैकपैक में, यहां तक कि जमीन के अंदर खुदे गड्ढे में भी पैसों से भरे बोरे पड़े थे। कुल मिलाकर वहां 12 मिलियन रियाल से भी ज्यादा बरामद हुए। साफ था कि ये कई लोगों के हिस्से का पैसा था। पुलिस ने एंटोनियो और बाकी सभी को हिरासत में ले लिया। इनमें से एक था डेविड। असलियत में वही एंटोनियो का बॉस था। डेविड इस ऑपरेशन को अंजाम देने वालों में से एक था और उसी की जिम्मेदारी थी कि गिरोह के हर सदस्य को उसका हिस्सा मिले। पुलिस को एक नोटबुक भी मिली जिसमें डेविड बाकायदा हर सदस्य का हिस्सा दर्ज करता था। इस घर से 2 बड़े नाम पकड़े गए, एंटोनियो और डेविड। इनके अलावा 3 और लोग भी गिरफ्तार हुए। भले ही उनका सीधा संबंध बैंक डकैती से नहीं था, लेकिन वे डेविड के लोग थे और उसकी मदद कर रहे थे। इनकी पूछताछ से पुलिस को नए सुराग मिले। कई नए संदिग्धों के नाम सामने आए। अब पुलिस की हर टीम अलग अलग सुरागों पर काम करने लगी और केस और भी ज्यादा पेचीदा होता चला गया। गिरोह के एक सदस्य जिसका नाम था डिस्मार, उसने कबूल किया कि उसने बैंक के एक गार्ड को रिश्वत दी थी। इस गार्ड का नाम था एडेल्सन और वो डिस्मार का दोस्त था। एडेल्सन ने ही उन्हें बैंक बेसमेंट की सुरक्षा सिस्टम की पूरी जानकारी दी थी। यही वजह थी कि चोर कैमरों और सेंसरों से बचकर अंदर पहुंचने में कामयाब हुए। उन्हें पहले से पता था कि वैन कहाँ खड़ी रहती है और दीवार तथा पैसों के बक्सों के बीच का संकरा रास्ता कहाँ है। यानी सारी बारीकियां जिनका हमने पहले जिक्र किया था, गार्ड ने ही उन्हें बताई थी। अब पुलिस का शक बिल्कुल सही साबित हो गया कि डकैतों को बैंक के अंदर से मदद मिली थी। अब आते हैं दूसरे संदिग्ध पर। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान एक और शख्स के बारे में पता लगाया जिसका नाम था रेमोंडो लॉरेंडो। वे उसकी कॉल्स ट्रैक कर रहे थे जो वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से करता था। भले ही रेमोंडो बहुत सावधान रहता और अपना पर्सनल फ़ोन इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक पे फ़ोन का सहारा लेता, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी लोकेशन पकड़ने में सफल रही। अधिकारियों को पूरा यकीन था कि वो गिरोह का हिस्सा है। रेमोंडो पर कई महीनों तक नज़र रखी गई। ये घटना डकैती के लगभग 10 महीने बाद की है। एक दिन वो एक नए शहर पोर्टोला की ओर रवाना हुआ। पुलिस ने हवाई अड्डे से ही उसका पीछा शुरू कर दिया। पोर्टोला पहुंचकर उसने एक आदमी से मुलाकात की जिसका नाम था अलेसांड्रो और जिसका उपनाम था द फैक। रेमोंडो और अलेसांड्रो एक कार में बैठे और वहां से एक घर की ओर रवाना हो गए। पुलिस भी उनका पीछा करती हुई उस घर तक पहुंची और बाहर निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वहां 3 और आदमी पहुंचे और घर के अंदर चले गए। उसके बाद अलग अलग समय पर और भी लोग आते रहे। पुलिस के हिसाब से कुल 11 लोग उस घर में इकट्ठा हुए थे। सबका अलग अलग समय पर पहुंचना पुलिस के लिए एक साफ संकेत था कि अंदर कोई बड़ी योजना बन रही थी। इसी दौरान अलेसांद्रो घर से बाहर निकला और बस स्टेशन पहुंचा। वहां पहले से कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सभी लोग एक पिकअप ट्रक में बैठे और साथ रवाना हो गए। ट्रक पर ढेर सारा सामान लदा हुआ था। अलेसांद्रो उस ग्रुप को लेकर शहर के बीचों बीच एक इमारत पर पहुंचा। वहां सबने ट्रक से सामान उतारा और इमारत के अंदर ले गए। बाद में पुलिस की जांच से पता चला कि ये इमारत हाल ही में खरीदी गई थी। इसका मालिक फाब्सो नाम का आदमी था और इसने इसे करीब 1.25 करोड़ रियाल 1.5 मिलियन में खरीदा था। अब सवाल उठ रहा था, आखिर चोरों को इमारत खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी और वे अपने सारे औजार और सामान वहीं क्यों जमा कर रहे थे। पुलिस ने जब आसपास की पड़ताल की तो जवाब सामने आ गया। असल में ये लोग एक और सुरंग खोद रहे थे। इमारत से कुछ ही दूरी पर वॉन रिसल नाम का बड़ा बैंक था। इस बैंक के तहखाने में कई विशाल वॉल्ट मौजूद थे। अब गिरोह का नया निशाना यही बैंक बनने वाला था। इमारत और बैंक के बीच की दूरी बहुत कम थी। हालांकि ये वही गैंग नहीं था जिसने सेंट्रल बैंक की डकैती की थी, लेकिन दोनों में कुछ सदस्य कॉमन थे। इन्हीं कॉमन चेहरों की वजह से पुलिस इस नई गैंग तक पहुंच पाई थी। लेकिन समस्या ये थी कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वे इमारत के अंदर क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्हें चोरी छुपे नजर रखने का तरीका चाहिए था।
पुलिस ने उसी इमारत के सामने वाली बिल्डिंग किराए पर ले ली। बीच में चोरों की इमारत, एक तरफ बैंक की बिल्डिंग और सामने पुलिस की इमारत। पुलिस ने इमारत में नजर रखने के लिए कैमरे और खास डिवाइस लगाए। अब चोरों की इमारत हर एंगल से साफ दिखाई देने लगी। उधर चोर मजदूरों का भेष धरकर काम कर रहे थे। उन्होंने वर्कर्स के कपड़े और हेलमेट पहन रखे थे ताकि किसी को शक ना हो। वे लगातार इमारत से मिट्टी और मलबा निकाल रहे थे। पुलिस को तुरंत अंदाजा हो गया कि ये वही मिट्टी है जो सुरंग खोदने से निकल रही थी। कमांडर ने अपनी टीम को आदेश दिया कि इस मलबे की जांच करो। उन्होंने कहा, अगर इसमें सिर्फ फर्श का मलबा है तो इसका मतलब है कि वे अभी सतह तोड़ रहे हैं। अगर इसमें मिट्टी और रेत है तो इसका मतलब है कि सुरंग खोदना शुरू हो चुका है। और अगर इसमें कंक्रीट और लोहे के टुकड़े मिलते हैं तो इसका साफ मतलब है कि वे पहले ही बैंक के बेसमेंट तक पहुंच चुके हैं। पुलिस की योजना साफ थी। जैसे ही चोर बैंक के बेसमेंट तक पहुंचेंगे, उसी समय अचानक छापा मारकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हालात ने अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया। जब पुलिस चोरों की कॉल्स पर नजर रख रही थी तो उन्हें पता चला कि गिरोह को कोई तीसरा पक्ष ब्लैकमेल कर रहा है। ये तीसरा पक्ष जानता था कि इमारत के अंदर क्या चल रहा है और उसने धमकी दी थी कि अगर उसे लूट के पैसों में हिस्सा ना दिया गया तो वे सबको उजागर कर देगा। इससे केस और भी उलझ गया। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये तीसरा पक्ष है कौन, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। असल में ये दो लोग थे जो खुद इमारत में आए और चोरों से खुलेआम मिले। पुलिस ये देखकर दंग रह गई क्योंकि ये तीसरा पक्ष और कोई नहीं बल्कि पुलिसकर्मी ही निकले। भ्रष्ट अधिकारी जो खुद पैसों के लिए चोरों को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये खुलासा होते ही फेडरल पुलिस ने फौरन कार्यवाही का फैसला लिया। किसी भी तरह की देरी अब बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। योजना बनाई गई कि बिल्डिंग पर धावा बोला जाएगा। सामने वाली इमारत की छत पर 2 स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए ताकि जरूरत पड़ने पर बैकअप मिल सके। वहीं स्टॉर्मिंग टीम ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। ये पूरा पल कैमरे में कैद भी हुआ। अंदर मौजूद चोरों ने किसी तरह का प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई हथियार ही नहीं था। उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। स्पेशल फोर्सेज ने आसानी से इमारत पर काबू पा लिया। कुल 26 गैंग सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। इमारत की तलाशी के दौरान अधिकारियों को लकड़ी की तख्ती से ढका हुआ एक छेद मिला जिसके नीचे एक सुरंग थी। सुरंग को लकड़ी और स्टील की तख्तियों से सहारा दिया गया था। विशेषज्ञों ने सुरंग की जांच की और पुष्टि की कि इसे उसी तकनीक से खोदा गया था जैसी तकनीक सेंट्रल बैंक डकैती में इस्तेमाल की गई थी। जब पुलिस ने सुरंग पर धावा बोला तब तक चोर लगभग 78 मीटर तक खुदाई कर चुके थे। उन्हें बैंक के वॉल तक पहुंचने के लिए केवल 12 मीटर और खोदना बाकी था। गिरफ्तार किए गए 26 लोगों में से केवल 2 ही ऐसे थे जिनकी पहचान पक्के तौर पर सेंट्रल बैंक डकैती से जुड़ी हुई थी, रेमोंडो और उसका दोस्त एलेसांड्रो, जिसे लोग द फैट कहते थे। साल 2007 यानी डकैती के 2 साल बाद भी कई संदिग्ध अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे, लेकिन जांच लगातार जारी रही। पुलिस का तरीका वही था, अपराधियों और उनके परिवारों पर नजर रखना, उनकी कॉल सुनना और उनके हर छोटे बड़े व्यवहार को ट्रैक करना। कुछ गिरफ्तारियां बेहद दिलचस्प साबित हुईं। उदाहरण के लिए एक संदिग्ध था जिसे मारियो कहते थे। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसकी बड़ी दाढ़ी देखकर शुरू में पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी पत्नी को देखा सब कुछ साफ हो गया। पुलिस का एक अधिकारी उसके पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, हम फेडरल पुलिस हैं, खेल खत्म। यह सुनते ही मारियो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया और पुलिसकर्मी उसका वीडियो बना रहे थे। पूछताछ में उसने कहा कि पिछले 2 साल उसकी जिंदगी के सबसे बुरे साल थे। करोड़पति होने के बावजूद वो हमेशा डर और तनाव में जी रहा था। उसने लगभग पुलिस से विनती की, मुझे जेल में डाल दो, वहीं बेहतर है। मैं अपनी पिछली जिंदगी पीछे छोड़कर एक नया सफर शुरू करना चाहता हूं। फिर पुलिस ने उससे उसके पास छुपाए गए पैसों का पता बताने को कहा। मारियो ने उन्हें अपने घर के पीछे ले गया और जमीन के नीचे से 2 बैग निकाले। इन बैग्स में 2 आइस बॉक्स छिपे थे। पहला बॉक्स नोटों से भरा था और दूसरे में उन तमाम प्रॉपर्टीज के दस्तावेज थे जिन्हें उसने खरीदा था। पुलिस ने सब कुछ जब्त कर लिया, पैसा, प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट। कमांडर ने यहां तक कहा कि अब यह आदमी उतना ही कंगाल हो गया है जितना वो डकैती से पहले था। उसी साल 2007 में एक और बड़ा नाम पुलिस के हत्थे चढ़ा, अलामाऊ। पुलिस का मानना था कि वो इस पूरे ऑपरेशन का एक मास्टरमाइंड था। पकड़े जाने के समय उसने अपनी शक्ल सूरत बदलने की पूरी कोशिश की थी। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और कई नकली पहचान पत्र। शुरू में जब पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी तो यकीन से नहीं कह पा रही थी कि वही अलामाऊ है, लेकिन उसके दाएं हाथ पर बना एक टैटू से उसकी असली पहचान साबित हो गया। अंततः वो पकड़ा गया। उसके खिलाफ आरोप पुख्ता हुए और उसके सारे पैसे, प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गईं।
अब आते हैं अगले संदिग्ध पर। साल 2008 की शुरुआत में पुलिस ने उस आदमी पर नजरें गड़ा दी जिसे लोग बीनी वाला आदमी कहते थे। वही शख्स जिसने नकली नाम पाउलो सर्जियो से घर और कंपनी रजिस्टर कराई थी। मंत्रालय के दस्तावेजों में भी यही नाम दर्ज था, मगर हकीकत में ये नाम पूरी तरह फर्जी था। बाद में पुलिस को पता चला कि उसका असली नाम बेलो हॉरिजॉन्ट है। आखिरकार पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। वो एक कार रेंटल कंपनी के बाहर था। जैसे ही वो इमारत से बाहर निकला, अधिकारियों ने उसे रोक लिया और कहा, हम पुलिस हैं और तुम गिरफ्तार हो। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बेहद अजीब थी। उसने उन पर यकीन ही नहीं किया, क्योंकि वो सादे कपड़ों में थे। अधिकारियों ने अपने बैज भी दिखाए, फिर भी वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। पुलिस बार बार कहती रही, हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। वो लगातार विरोध करता रहा, लेकिन आखिरकार काबू में आ गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में जब पुलिस ने उससे नकली आईडी कार्ड के बारे में सवाल किया, तो उसने कबूल कर लिया कि उसने फर्जी कागजात बनवाए थे। उसने ये भी माना कि तस्वीर में उसने जानबूझकर बीनी पहनकर अप्लाई किया था। इसके बाद उसने अपनी अजीब प्रतिक्रिया की असली वजह बताई। गिरफ्तारी के दौरान वो इसीलिए बेकाबू हो गया था क्योंकि उसे पहले ही 2 बार अगवा किया जा चुका था, और हर बार अगवा करने वाले खुद को पुलिस बताकर उसके पैसों की मांग करते थे। उन घटनाओं में से एक बार तो उसे गोली भी लगी थी। असलियत ये थी कि सेंट्रल बैंक की इस डकैती के बाद सभी चोर दूसरे गैंग्स के निशाने पर आ चुके थे। हर गिरोह चाहता था कि लूट के पैसों में उसका हिस्सा मिले। यही हाल बाकी सदस्यों का भी था। उदाहरण के लिए मारियोटो, जिसने पूरे 2 साल जंगलों में छिपकर बिताए, सिर्फ इस डर से कि कोई और गैंग उसे ढूंढकर मार देगा। पुलिस का अगला निशाना था मोइसेस, वही शख्स जिसने 2001 में 53 कैदियों के साथ सुरंग बनाकर फरार हुआ था। वही मोइसेस जिसने 2004 की साओ पाउलो बैंक डकैती में हिस्सा लिया और उसके बाद सेंट्रल बैंक डकैती के लिए नया गिरोह इकट्ठा किया। ज्यादातर गिरफ्तार अपराधियों ने बयान दिया था कि मोइसेस ही उन्हें इस गैंग में लेकर आया था, यानी वो इस पूरे ऑपरेशन का असली कमांडर था। पुलिस का ध्यान शुरू से ही उस पर था, लेकिन मोइसेस बहुत चालाक निकला। वो सालों तक कानून से बचता रहा और लगातार फरार रहा। आखिरकार 2009 में, यानी डकैती के 4 साल बाद, पुलिस उसे पकड़ पाई। अधिकारियों ने उसकी पत्नी की कॉल्स पर नजर रखी। जल्द ही पता चला कि कुछ वीकेंड्स पर उसकी पत्नी अपने बेटे को मोइसेस से मिलाने ले जाती है। यही सुराग पुलिस को उसके ठिकाने तक ले गया। जांच में सामने आया कि वो साओ पाउलो की एक इमारत में छिपा था। पुलिस ने उसकी कार की पहचान भी कर ली। गिरफ्तारी से पहले ये सुनिश्चित किया गया कि कार बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी है, ताकि वो भागने या हंगामा करने की कोशिश ना कर सके। इसके बाद एक चाल चली गई। बिल्डिंग के गार्ड से कहा गया कि वो मोइसेस को फोन करे और बताए कि पार्किंग से निकलते समय किसी ने उसकी कार को टक्कर मार दी है। जैसे ही ये खबर उसे मिली, वो नीचे देखने चला गया। सीसीटीवी कैमरों में पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो रहा था। मोइसेस अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला, लिफ्ट में बैठा और नीचे पहुंचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या होने वाला है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने फेडरल पुलिस के भारी संख्या में अधिकारी खड़े थे। मोइसेस एकदम सन्न रह गया। पुलिस ने तुरंत उसे बताया, तुम गिरफ्तार हो। इस तरह सेंट्रल बैंक डकैती के मास्टरमाइंड्स में से एक मोइसेस पुलिस के हाथ लग गया। गिरफ्तारी के समय उसने अधिकारियों से कहा, मुझे लगा था आप लोग मुझे भूल गए होंगे। बैंक लूट को 4 साल हो चुके हैं। लेकिन पुलिस का जवाब था, हम कभी नहीं भूले। पुलिस अच्छी तरह जानती थी कि मोइसेस इस ऑपरेशन का बड़ा दिमाग था। 3 मास्टरमाइंड्स में से पहला मोइसेस था, दूसरा अलामाऊ, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, और तीसरा था फर्नांडिनो। ये नाम पुलिस के लिए नया नहीं था। वो साओ पाउलो का मशहूर अपराधी और बड़ा ड्रग डीलर था। दरअसल वही इस पूरी डकैती का फाइनेंसर था। इतनी बड़ी डकैती के लिए भारी निवेश जरूरी था। घर किराए पर लेना, नकली कंपनी रजिस्टर कराना, सुरंग खोदने के औजार, गैंग के लिए खाने पीने का इंतजाम, गाड़ियां, ट्रक और पेट्रोल, ये सब बिना पैसे के मुमकिन नहीं था। फर्नांडिनो ने इस ऑपरेशन में लगभग 30 लाख रियाल लगाए थे। बदले में उसका हिस्सा सबसे बड़ा रखा गया, पूरे 15%, क्योंकि कुल 164 मिलियन रियाल चोरी हुए थे। इसका मतलब था कि अकेले फर्नांडिनो को लगभग 25 मिलियन रियाल मिले। लेकिन गैंग की दुनिया में इतनी बड़ी रकम पाना अपने आप में खतरे को न्योता देना होता है। फर्नांडिनो भी इसका शिकार बना। उसे 2 बार अगवा किया गया। अगवा करने वाले पुलिस की वर्दी में थे। ये कभी साफ नहीं हो पाया कि वे सचमुच पुलिसकर्मी थे या फिर वेश बदलकर आए अपराधी। पहली बार फिरौती मांगी गई 1 मिलियन रियाल। परिवार ने रकम अदा कर दी।
लेकिन इसके बावजूद फर्नांडिनो को छोड़ा नहीं गया। कुछ समय बाद पुलिस को उसकी लाश मिली। जांच में सामने आया कि अपहरणकर्ता भी भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे। रिपोर्ट्स के अनुसार फर्नांडिनो और ये अफसर पहले से एक दूसरे को जानते थे। जब उन्होंने उसे अगवा किया और फिरौती वसूल ली तो उन्हें डर हुआ कि अगर फर्नांडिनो बच गया तो वो जरूर बदला लेगा। इसी डर से उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन सभी लोगों को भी मार डाला जो उनकी पहचान उजागर कर सकते थे। लेकिन फर्नांडिनो अकेला नहीं था। सेंट्रल बैंक डकैती में शामिल कई अपराधी बाद में पुलिस, दूसरे गैंग्स और यहां तक कि भ्रष्ट पुलिस वालों के भी निशाने पर आ गए। कईयों ने तो ये तक सोचा कि अगर वे जेल में होते तो शायद ज्यादा सुरक्षित रहते। उदाहरण के लिए गैंग का एक सदस्य पेड्रो। वो अपने घर पर था जब अचानक कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर उसके दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने उससे मांग की, वो पैसा हमें दे दो जो तुमने डकैती में चुराया था। पेड्रो को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया करता, वे लोग घर में घुस आए। उन्होंने पेड्रो और उसके परिवार को पीटा और घर में रखे सारे पैसे यानी 10 लाख रियाल से भी ज्यादा लूट लिए। आखिरकार पेड्रो ने खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राजील के सेंट्रल बैंक की ये डकैती देश के इतिहास के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक बन गई। इसका असर केवल भारी भरकम रकम की चोरी तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद अपहरण, वसूली और खून खराबे जैसे अपराधों की एक लंबी सीरीज शुरू हो गई। आज भी ये केस ब्राजील की पुलिस और अपराध जगत के लिए एक कड़वा सबक है कि कभी-कभी सबसे बड़ी डकैती पैसे नहीं बल्कि उसके बाद की हिंसा, विश्वासघात और लालच से पैदा होती है। इस घटना ने ब्राजील के अंडरवर्ल्ड की दिशा ही बदल दी। अब बैंक डकैती का नया ट्रेंड बन गया, अंडरग्राउंड सुरंगें। पुलिस हर साल दर्जनों सुरंगें पकड़ने लगी। कुछ ऑपरेशन वक्त रहते रोक दिए गए, लेकिन कई बार चोर अपने मिशन में कामयाब भी हो गए। आखिरकार ये केस पूरी तरह सुलझ गया। पुलिस ने पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को उजागर कर दिया और ज्यादातर अपराधियों को पकड़ लिया। कुछ मारे गए, कुछ जेल में पहुंचे, मगर एक नाम अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जुवेनाल। वही अकेला इंसान था जो इस पूरी डकैती के बाद बच निकला। बाकी सभी या तो गिरफ्तार हो गए या मारे गए। पुलिस चोरी किए गए पैसों में से केवल 34 मिलियन रियाल ही वापस पा सकी। ये कुल रकम का बहुत छोटा हिस्सा था। बाकी पैसा चोरों ने रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया। कुछ रकम फिरौती और वसूली में भी चली गई। ब्राजील में चोरी के लिए सजा बहुत भारी नहीं होती। अगर इन अपराधियों पर सिर्फ चोरी का केस चलता तो वे कुछ ही सालों में जेल से बाहर आ जाते। लेकिन पुलिस ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी दर्ज किए। ये आरोप चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर था। जांच में पाया गया कि उन्होंने चोरी के पैसों से जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदी, जितनी गाड़ियां लीं, यहां तक कि जितने उपकरण खरीदे, हर एक पर अलग अलग केस दर्ज हुआ। नतीजा ये हुआ कि उनकी सजाएं जुड़ती चली गईं। कुछ अपराधियों को तो 100 साल से भी ज्यादा की सजा सुनाई गई, यानी प्रैक्टिकली उन्हें पूरी उम्र जेल में ही गुजारनी होगी। और इस तरह ब्राजील के इतिहास की सबसे सनसनीखेज बैंक डकैती का पर्दा गिरा। ये केस सिर्फ चोरी की कहानी नहीं था, बल्कि लालच, भ्रष्टाचार और अंडरवर्ल्ड की साजिशों का ऐसा सिलसिला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।